Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is that is nucleic acid. ये भी बायोमॉलिक्यूल है। ये हम इस यूनिट के अंदर सारे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है और जनाब प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा है। तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। आज हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना। न्यूक्लिक एसिड्स भी मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, या हम इनको लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जैसे हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन जो हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं या लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं। दोज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बेटे ये एसेंशियल कंपोनेंट हैं, ये हर लिविंग सेल के अंदर मौजूद होते हैं। आप कह सकते हैं ये वायरसेस में भी ये मौजूद होते हैं। वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के इन बिटवीन कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटे, ये तमाम लिविंग सेल्स में, और आप कह सकते हैं वायरसेस में भी न्यूक्लिक एसिड जो है ये मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशर। उसने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। एक तो आइसोलेट किया गया न्यूक्लियस से, इसलिए न्यूक्लिक कहलाया, और एसिडिक इन नेचर होने की वजह से इसलिए वो क्या कहलाया जी, न्यूक्लिक एसिड कहलाया। ये मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल जो व्हाइट ब्लड सेल्स या पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था, जो एसिडिक इन नेचर था, उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड्स की बेटा टू टाइप्स हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आज हमने डिस्कस करना है, इसको कंप्लीट करना है। आरएनए जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। डीएनए बेटा गौर से सुनना है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इन दोनों में आरएनए और डीएनए में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वो है शुगर का। जो एक डिफरेंस है, वन ऑफ द डिफरेंसेस इज कि शुगर जो है इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर जो है राइबोज शुगर होती है। हमने पढ़ा ना न्यूक्लिक एसिड जो है ये 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये पॉलीमर हैं या मैक्रोमॉलिक्यूल हैं जो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं फिर फर्दर 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक नाइट्रोजनस बेसिस, एंड सेकंड कंपोनेंट इज पेंटोज शुगर, एंड थर्ड वन इज फास्फेट ग्रुप। ठीक है बेटे, न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स इन 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। ये जो शुगर का डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, एक डिफरेंस शुगर का होता है। इसमें डीएनए के अंदर जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसके अंदर राइबोज शुगर। डीऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी होगी। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बेटे, डीएनए का जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक क्रिक, फ्रांसिस क्रिक एंड जे वाट्स। ये 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक मॉडल पेश किया और अपने इस मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया, वो भी 1953 में। फ्रांसिस क्रिक एंड जे वाटसन गिव अ मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। इनके मुताबिक जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बेटे, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मतलब ये क्या होता है जी, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। आप कह सकते हैं ये 2 चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है जी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, या आप कह रहे हैं 2 चेन से मिलकर बना हुआ। इसकी ये जो 2 चेन्स हैं, 2 चेन्स हैं, यानी बैकबोन ऑफ 2 चेन्स या 2 स्ट्रैंड्स जो है ये कैसे बनी होती है? ये इन 2 कंपोनेंट से बनी होती है, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप से। ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। P स्टैंड्स फॉर फास्फेट ग्रुप, S स्टैंड्स फॉर शुगर, P and S, P and S, P and S।
यानी फास्फेट ग्रुप और शुगर से जो है ये बनी होती है। पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप जो है ये क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। ये दो कंपोनेंट चेन बनाते हैं, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप और शुगर, ये फास्फेट ग्रुप और शुगर, फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ये जो दो कंपोनेंट हैं ये जनाब स्ट्रैंड बनाते हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड्स, ये दोनों चेन जो हैं क्वायर्ड विद ईच अदर होती हैं एंड लिंक्ड विद ईच अदर हैं थ्रू नाइट्रोजनस बेसिस। चार तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, A, T, G एंड C एट गवर्नमेंट कॉलेज। A से आप याद कर सकते हैं एडिनिन, T से थायमिन और G से बेटा गुआनिन, C से साइटोसिन। एक बात आपने याद रखनी है बेटे, जिनमें Y आता है ना, Y, जैसे ये थायमिन के अंदर Y आ रहा है, साइटोसिन में Y आ रहा है, ये कहलाते हैं पिरिमिडिन्स। क्या कहलाते हैं? पिरिमिडिन्स कहलाती हैं। यानी दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। फिर पिरिमिडिन में फिर दो आती हैं, थायमिन और साइटोसिन। और बाकी जो दो रह जाती हैं गुआनिन और साइटोसिन, ये कहलाती हैं प्योरिन्स नाइट्रोजनस बेसिस। यानी नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली टू टाइप्स की हैं, प्योरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। इसकी मजीद डिटेल में नहीं जा रही, ये चीजें भी आपकी बुक में नहीं है, ये आप एफएससी लेवल में बेटे जाके पढ़ेंगे। तो ए और टी के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सी और जी के दरमियान हमेशा बेटे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी हो या टी और ए हो, सी और जी हो या जी और सी हो, इनमें हमेशा 3 बॉन्ड्स, इनमें हमेशा 2 बॉन्ड्स होते हैं। ये ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी और जी लिख लेते हैं, जी और सी लिख लेते हैं, टी और ए लिख लें या ए और टी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और टी एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे। ये मैंने सी और जी लिख दिया। हम क्या कह रहे हैं जी, यहां मैं फर्ज करें सी और जी लिख देता हूं। सी और जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सी और जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जी और सी हो या सी और जी हो, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। टी और ए हो या ए और टी हो, इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी बेटे आप बनाएंगे। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या बायो है, उसमें स्ट्रक्चर या डायग्राम बेटे ड्रा करना जरूरी होता है, और ये साइंस के स्टूडेंट को ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है बेटे, ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये 2 ग्रुप से बने होते हैं, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप से, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड होते हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी 2 स्ट्रैंड्स वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये चेन्स आपस में लिंक्ड हैं। ये कैसे लिंक्ड है? थ्रू नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, तो ये यूं समझ लें जैसे जिप को हम अनजिप करते हैं, खोलते हैं, तो ये इसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ये खत्म हो जाएगा। डीएनए का ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ये किस वजह से मेंटेन्ड है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप एफएससी में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इजाफी बात बताई है, लेकिन ये आपने स्ट्रक्चर बेटे आपने ड्रा करना है। कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएंगी। और डीएनए एज हेरिडिटरी मटीरियल, ये एक बेटा विरासती मादा है। ये विरासती खुसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। अब इसको समझ लेते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज प्लेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, विरासती मालूमात के लिए या जीनियाती मालूमात के लिए। ये एक स्टोरेज प्लेस है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, तो बेटे ज़ैगोट बनता है, और ज़ैगोट जब डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो बनता है। जब ये डिवाइड होता है तो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। इस एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म ने बनना है। वो कैसे बनेगा? एम्ब्रियो के अंदर सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होती है। इसका मतलब ये है मुख्तलिफ सेल्स मिलके ग्रुप्स की शक्ल में टिश्यू बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज से आर्गन्स बनते हैं। आर्गन से आर्गन सिस्टम बनते हैं। आर्गन सिस्टम से फिर एक नया जानदार बन जाता है। अब बात को फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये जो सेल्स की जब डिफ्रेंशिएशन हो रही है, किस सेल ने ब्रेन सेल के तौर पर एक्ट करना है, किस सेल ने मसल सेल के तौर पर एक्ट करना है, कौन सा सेल नर्व सेल के तौर पर, यानी जो नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड वाला सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम कहलाता है, वो नर्व सेल से बना होता है। किस सेल ने एम्ब्रियो का कौन सा सेल किस सेल के तौर पर एक्ट करेगा, यानी वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन से देखने का काम करना है, किसने टेस्ट वाला काम करना है, किसने सुनने वाला काम करना है, ये चीजें पहले से तय होती हैं, प्री डिटरमिन्ड होती हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन की शक्ल में स्टोर होती है डीएनए के अंदर। इसलिए हम कह रहे हैं डीएनए कैरी करता है और स्टोर करता है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, सेल के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी भी करता है और स्टोर भी करता है। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये पास करता है इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंस्ट्रक्शन की शक्ल में। ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है इनको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं बेटे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ये जो पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक पैराग्राफ में ये सारी चीजें मौजूद हैं आपकी बुक के अंदर। ये सारा का सारा पैराग्राफ लिखना है आपने जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ के अंदर कि डीएनए परमानेंट स्टोरेज प्लेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। डीएनए कैरी और स्टोर करता है तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल और इस इंफॉर्मेशन को वो पास करता है जनरेशन टू जनरेशन एज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। दीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। अब इस कोड में वो जो इंफॉर्मेशन मौजूद है इस कोड की शक्ल में कि किस किस्म के अमाइनो एसिड्स ने, कौन से पार्टिकुलर अमाइनो एसिड ने ज्वाइन होना है, कंबाइन होना है और एक पार्टिकुलर प्रोटीन ने बनना है। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये अभी हमने पढ़ा कि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ए टी सी जी और सी। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है यही डिटरमिन करती है, यही तय करती है कि किस किस्म की प्रोटीन ने डेवलप होना है। ठीक है। और डबल जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये इस बात को इंश्योर करता है कि वो जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की, नाइट्रोजनस बेसिस की, ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस की इसके अंदर जो है उसको कौन मेंटेन रखता है कि इसमें डिसऑर्डर टेक प्लेस ना हो। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस बात को इंश्योर करता है बेटे कि नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, ये इस इंफॉर्मेशन ने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कौन से सेल ने इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ये बात मौजूद होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ये पहले से तय होता है कि किस सेल ने कौन से सेल के तौर पर एक्ट करना है और बनने वाला नया जानदार वो इंसान होगा, वो ट्री होगा या डंकी होगा, एटसेट्रा। ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये चीजें जो है वो तय करती हैं, ये इनको डिटरमिन करती हैं। डीएनए के अंदर बेटे जीन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? डीएनए के इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने बताया डीएनए को बेटा आइसोलेट किया गया था किससे? न्यूक्लियस से। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं जनाब? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और वो जीन जो है किसी न किसी स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर हेयर कलर है, स्किन कलर है और आई कलर है। ब्राउन होंगी आईज या ब्लू शेड वाली होंगी या ब्लैक शेड वाली होंगी। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं आई के, स्किन कलर है, हेयर कलर है और आवाज़ का जो भारीपन है, जैसे खवातीन में बारीक आवाज़ होती है, मर्दों की आवाज़ अमूमन भारी होती है। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रही होती हैं? ये जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। डीएनए के अंदर जीन्स हैं और वो सिंथेसिस ऑफ आरएनए को कंट्रोल करते हैं। और
आरएनए के बाद जो है वो प्रोटीन बननी होती है। ये ना कंसेप्ट, प्रोटीन बनने का जो कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे। डीएनए में जो मौजूद जीन्स हैं, अगर इनमें एरर आ जाता है तो फिर उस जीन से, डीएनए के जीन्स के मुताबिक जो आरएनए ने बनना है वो फॉल्टी आरएनए बनेगा। अगर जीन्स में एरर आ गया है तो वो जो बनने वाला आरएनए है वो फॉल्टी होगा। अब जब आरएनए फॉल्टी बना है बेटे, तो वो अपना फंक्शन उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह का उसको करना चाहिए। प्रोटीन डोंट फंक्शन द वे दे आर सपोज टू। अब मेरी बात को फॉलो करें। मिसाल के तौर पर डीएनए के अंदर जीन्स हैं जो हीमोग्लोबिन, फर्ज करें एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, और इसका नाम आपने सुना होगा, ये ब्लड में मौजूद होती है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब इन जीन्स के मुताबिक आरएनए सिंथेसाइज हुई। अगर उन जीन्स में एरर है तो वो आरएनए जो बनेगा, जिसकी वजह से आगे हीमोग्लोबिन प्रोटीन ने बनना है, फॉल्टी आरएनए बना है तो प्रोटीन भी फॉल्टी बनेगी, और उसका जो प्रॉपर फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकती। अब ये जो डिसऑर्डर आ रहे हैं जीन्स के अंदर, उसकी वजह से जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वो काज होते हैं। आपने डिफरेंट जेनेटिक डिजीजेस आपने बायो में भी पढ़नी है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये मुख्तलिफ जेनेटिक डिजीजेस हैं बेटे, जो इन्हीं डिसऑर्डर की वजह से जो हैं वो टेक प्लेस होती हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक बेटे। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको एक दफ़ा दो दफ़ा अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपका कंसेप्ट बेहतर हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।